आप लोग रजिस्टर्ड नर्स यूके में कैसे बन सकते हैं? कि अगर किसी भी कंट्री में आपको जाना है तो वहाँ पे पैसा चाहिए और सबसे सस्ती कंट्री है वो है यूके। अगर आप लोग यूके में आना चाहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है आपको। दैट इज अमेजिंग। आप कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे इसी जगह पे जाना है, और ये हॉस्पिटल कैसे आपको चुनता है कि इसकी हमने 1 महीने की उसकी करानी है, 2 महीने की ट्रेनिंग करानी है? ये सब कैसे डिसाइड होता है? इवन कुछ एजेंसीज ऐसी भी हैं जो आपको आगे से 5,000 या फिर 10,000 रुपए देंगे और बोलेंगे कि हमसे प्रोसेस करवा दें। ओह अच्छा, ऐसा भी होता है। तो मतलब फिर आपको एजेंसी के पास जाना ही पड़ेगा, आप बिना एजेंसी के नहीं कर सकते ये सब? काफी सारे बच्चे सवाल करते हैं कि हमें इंडिया से कितने रुपए लेके आने चाहिए। बड़ा डिफरेंट है प्रोसेस संदीप। सुन काफी के बड़ी हैरानी हो रही है मुझे, लाइक यूके वाले प्रोसेस की। सबसे बेस्ट चीज है कि यहाँ पे एनक्लेक्स नहीं देना है। यूके में आरएन की क्या सैलरी है? बट ओके। जिस दिन आप लैंड करते हैं उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। वाओ, हाउ सेफ इज यूके? एंड देन कितनी जॉब ओपनिंग्स हैं यूके में? है ना। और अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानियां होगी कि मैं इंग्लैंड में रहा करता था। हाँ, लोग फिर कनाडा और यूएसए को क्यों चुनते हैं? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी? कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए जाते हो तो वहां पे आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। यस यस यस। जिस हॉस्पिटल में आपने इंटरव्यू दिया है वो हॉस्पिटल आपकी वीजा और आपका स्पॉन्सरशिप और आपकी फ्लाइट टिकट्स भेजेगा। वाओ, मुझे लगता है कि अब सारे लोग कनाडा से यूएसए यूके से आने यूके वाले हैं। चले जाएंगे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। दिस इज क्रेजी। Hello, everybody. My name is Taryn, and today we are here with Sandeep. Sandeep is an RN from UK, and it's such a pleasure to have him here. और आज हम संदीप से बात करेंगे कि आप लोग रजिस्टर्ड नर्स यूके में कैसे बन सकते हैं। पहले हम संदीप का वेलकम करेंगे, एंड वी वांट संदीप थोड़ी सी प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। थैंक यू सो मच तरन, आपने हमें बुलाया है यहाँ पे और यूके के बारे में भी लोगों को थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए, है ना। तो यस। मेरा नाम संदीप है और मैं यूके के अंदर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक आरएन की तरह काम करता हूँ यहाँ पे। वाओ। और इंडिया के अंदर मेरे को 2.5 साल का एक्सपीरियंस है दिल्ली के अंदर। ओके। जामिया हमदर्द, आप लोगों ने हॉस्पिटल कभी सुना हो, किसी ने नाम सुना हो, तो यस। मैं वहाँ पे काम करता था दिल्ली के अंदर। तो संदीप, आपने बैचलर्स की थी, जीएनएम की थी, और फिर आपने यूके का मन कैसे बनाया? मैंने बीएससी नर्सिंग करी थी, बैचलर्स करी थी मैंने नर्सिंग के अंदर। ओके। और मुझे बाहर जाना ही था, बट हर एक मिडिल क्लास बच्चे का एक वो होता है कि क्या मेरे से पैसे अरेंज होंगे या नहीं होंगे, बाहर जाने का हम्म। कितना खर्चा लगता है। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं था वैसे तो, बट मेरे को रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि अगर किसी भी कंट्री में आपको जाना है तो वहाँ पे पैसा चाहिए और सबसे सस्ती कंट्री है, वो है यूके। अगर आप लोग यूके में आना चाहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है आपका। ओह रियली? वाओ हाँ। संदीप, सो इसके बारे में थोड़ा-सा और बताइए, क्योंकि हम लोग तो कनाडा में हैं, लाइक कनाडा में आना, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, परमानेंट रेजिडेंसी लेना, इट इज़ लाइक लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लोगों को पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट है इंडिया में जो हमें सुन रहे हैं, और जो यहाँ की भी नर्सेज़ हैं मान लो, अगर किसी ने यूके में नर्स बनना है, तो क्या एक्सपेंस आता है? सो अगर आप स्टार्ट से लेके एंड तक थोड़ा-सा बता सकते हैं उनको। चलिए, तो अगर किसी भी बच्चे को इंडिया से यूके आना है, यस। उसके पास या तो जीएनएम होना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। एएनएम वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके। आइदर डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग योर डिग्री। ओके। आपके पास अगर ये दोनों चीज़ हैं या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो आप लोग यूके में आके काम कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया में जैसे ही आपकी डिग्री खत्म होती है या फिर आपकी जीएनएम खत्म होती है तो उसको आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा, फिलहाल की कंडीशन में, क्योंकि हर जगह ही शॉर्टेज है ना ओके। वैकेंसीज़ की। हुँ, तो हुँ। अभी फिलहाल जो वैकेंसीज़ की शॉर्टेज है तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से अभी पहले तो फ्रेशर्स को भी यहाँ पे लिया जाता था, बट ओके। अब धीरे-धीरे इन लोगों ने एक्सपीरियंस वाले बच्चों को लेना स्टार्ट किया है। आपको वहाँ राइट, पे कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद राइट। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। 2 एप्लीकेबल हैं यहाँ पे, आईएलटीएस या फिर ओईटी, और मेरे हिसाब से ओईटी ज़्यादा ईज़ी है, इसलिए बच्चों को ओईटी करना चाहिए। जैसे ही आप वो लोग उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, ओईटी को एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, उसके बाद उनका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है, वो होता है सीबीटी, वो भी इंडिया के अंदर ही होता है। ओईटी अच्छा। की फीस आप लगभग 30 टू 35,000 इंडियन रुपीज़ लगा के चलो, ओके। जो बच्चे को खुद पे करनी पड़ती है। उसके बाद जो सीबीटी की जो फीस है वो लगभग 8,000 रुपए इंडिया के हिसाब से, 8,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो। उसके बाद वहीं से आपका फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन, एनएमसी रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ऑफ यूके, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो ओके। फीस है लगभग 15,000 रुपए है वो। ओके। जैसे ही उस बच्चे का फर्स्ट स्टेज नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, देन उस बच्चे को यहाँ पे आना है यूके और ओस्की देना है। और अच्छा। ओस्की की जो फीस है लगभग 70 टू 75,000 इंडियन रुपीज़ है। जैसे ओके। ही वो बच्चा अपना एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर करता है, तो वो आरएन बन जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप यूके आते हैं, तो जो ओस्की की जो फीस है, वो गवर्नमेंट देती है, आपको नहीं देनी है वो फीस।
वो अच्छा, गवर्नमेंट तो पे फिर वो करेगी। जो 70,000 आप कह रहे हो कि स्टूडेंट को देने हैं ऑस्की देने हाँ, के लिए, तो वो फिर वो देने वापस नहीं है, होते हैं? वो देने नहीं है। अच्छा, वो आप देने नहीं है। वो देने नहीं हैं, जो बच्चा यहाँ पे आएगा, जिस हॉस्पिटल में आएगा तो वही हॉस्पिटल उसको ओस्की की प्रिपरेशन करवाएगा। 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स तक प्रिपरेशन होती है, कुछ हॉस्पिटल 1 मंथ भी करवाते हैं, कुछ 2 मंथ्स भी करवाते हैं, तो कुछ 3 मंथ्स भी करवाते हैं। जब तक ओके, आपकी प्रिपरेशन चलेगी तो रहना आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, योर अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। वॉव! हाँ, अकोमोडेशन आपको गवर्नमेंट देगी और आपको जो आपकी जो प्रोसेस जो भी आपका है वहाँ पे और एग्ज़ाम की जो फीस है, वो भी आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। परफेक्ट। सो संदीप मैं परफेक्ट है आपको ना? थोड़ा-सा वापस लेके जाती हूँ। सो हुँ, मान लो मैं तरन हूँ और मैंने हुँ, अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है और मेरा हाँ, एक सपना है कि मैंने यूके में जाके आरएन बनना है। तो हुँ। सबसे पहले मैंने वो एनएमसी की वेबसाइट पे जाऊँगी, नहीं, उससे करेक्ट? पहले आपको ओईटी एग्ज़ाम क्लियर करना है। अच्छा पहले मुझे ओईटी देना ही पड़ेगा और हाँ, ओईटी में मेरा बैंड स्कोर कितना होना चाहिए? रीडिंग, वाह! लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज़ बी, बी प्लस नहीं है, बी और लिसनिंग में सी प्लस। अगर हम लोग आईएलटीएस की बात करते हैं तो रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपके पास 7 होना चाहिए। अगर आपके राइटिंग में 6.5 आएगा तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो चलेगा, ठीक है। हाँ, तो अच्छा चाहे मैं आइल्स कर लूँ, अब मान लीजिए मैंने ओईटी कर लिया। तो संदीप मैं आपकी स्टूडेंट थी, मैंने ओईटी पास कर लिया, बहुत अच्छे नंबरों से। अब मुझे क्या करना है? मुझे एनएमसी की वेबसाइट पे जाना अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं ही करवाऊँगा ये सारी है। चीज़ें। बट मैं अपने ऑडियंस के लिए समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जब ओईटी क्लियर हो गया तो हमने एक वेबसाइट पे जाना है, तो वहाँ पे हमने अपना प्रोफाइल बनाना है। तो मेरा सवाल एक्चुअली मैं बड़ी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि वो हॉस्पिटल आपको कैसे चुनते हैं? आप कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे इसी जगह पे जाना है और ये हॉस्पिटल कैसे आपको चुनता है कि इसकी हमने 1 महीने की ऑस्की करानी है, 2 महीने की ट्रेनिंग करानी है, ये सब कैसे डिसाइड होता है? ऐसा होता है कि जैसे आपने बीएससी नर्सिंग अपनी कंप्लीट करी या फिर जीएनएम कंप्लीट करी, आपको अपना एग्ज़ाम देना है ओईटी या फिर आईएलटीएस। जैसे ही आपने राइट, वो एग्ज़ाम क्लियर किया, तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, बच्चों को ट्रेन करता हूँ और रिक्रूट भी करवाता हूँ। तो वैसे ही ओके, इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं। जैसे आप उनके पास अपना ओईटी का स्कोर लेके जाओगे, तो वो ओके, लोग आपको बता देंगे कि इस एरिया के अंदर, इस कंट्री के अंदर, क्योंकि यूके के अंदर 3 कंट्रीज़ आती हैं, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो आपको ओके, किस कंट्री में काम करना है इसके अंदर? तो वो लोग अच्छा, आपको ऑप्शंस देंगे और उन ओके। ऑप्शंस में से भी आपको ये बताएँगे कि कौन से हॉस्पिटल में आपको यहाँ पे काम करना है। तो मतलब फिर आपको एजेंसी के पास जाना ही पड़ेगा, आप बिना एजेंसी के नहीं कर सकते ये सब? हाँ, बट सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर कोई भी एजेंसी आपसे पैसे माँगती है, तो आप उनके पास ना जाएँ, क्योंकि एजेंसीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रोसेस करवाती ओके, 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 हैं, एट ओके। ज़ीरो कॉस्ट। इवन कुछ एजेंसीज़ ऐसी भी हैं, जो आपको आगे से 5,000 या फिर 10,000 रुपए देंगे और बोलेंगे कि हमसे प्रोसेस करवा दो। ओह! अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, बड़ा डिफरेंट है प्रोसेस संदीप काफ़ी सुन के डिफरेंट बड़ी है। हैरानी हो रही है मुझे लाइक यूके वाले प्रोसेस की। अच्छा अब ये भी तो होता है ना कि कितना फ्रॉड भी होता है। तो अब आपके साथ तो हमें कनेक्ट करके पता चल गया कि आप यूके में रहते हो ना, तो वो स्टूडेंट फ्रॉड से कैसे बचे? अगर कोई भी एजेंसी पैसा माँगती है, तो आप ना जाएँ। सबसे बेस्ट ओके, यही है। सिंपल सिंपल तरीका यही है फंडामेंटल। हाँ, परफेक्ट। चलो तो अब जैसे मान लीजिए एजेंसी के पास गया स्टूडेंट और उन्होंने उनको पैचअप कर दिया कि चलो हमने आपको इंग्लैंड भेजना है सो एंड सो हॉस्पिटल में, तो अब आप अपना बैग तैयार कर लीजिए। तो फिर स्टूडेंट को अपने टिकट के पैसे और ये सब देने पड़ते हैं या कैसे होता है? वो चलिए। थोड़ा समझाओ। तो स्टेप अभी हमने कहाँ तक बात की? इंटरव्यू तक। तो जैसे ही ठीक बच्चे है। ने ओईटी एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर वहाँ से वो एजेंसी के पास जाएगा, एजेंसी से कॉन्टैक्ट करने के बाद एजेंसी उसको हॉस्पिटल देगी और उस हॉस्पिटल के अंदर उनका इंटरव्यू होगा। अच्छा, जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्रैक होने के बाद, वो लोग आपको बोलेंगे सीबीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। जैसे ही ओके। आपकी सीबीटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी और आपके 8,000 रुपीज़ लगते हैं फीस है जो सीबीटी की। जैसे ही आप अपनी सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो वो आपके पोर्टल में ऐड होता जाएगा। जैसे पहले ओईटी ऐड हुआ, अब आपके सीबीटी ऐड हो जाएगा। सीबीटी ऐड हो तो गया। हाँ, वो हमारा फिर एनएमसी जो सेकंड स्टेज रजिस्ट्रेशन है, वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर छोटी-मोटी चीज़ें और आती है, जैसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, हुँ, आपका हुँ। मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट इतना बड़ा नहीं है, आपको खाली ट्यूबरक्लोसिस का चेक करना है। आपको पता है इरेडिकेट हो चुका है यहाँ से ना हुँ, ट्यूबरक्लोसिस। हुँ। वो लोग बिल्कुल। चेक करते हैं कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस पहले हो चुका है, तो वो लोग हुँ, आ सकते हैं। मतलब वो आ जिसके सकते हैं। पास एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, वो नहीं आ सकता, बट जिसका पहले था वो ट्रीट हो चुका है, वो बच्चा आ सकता है। तो वो ओके, सारी चीज़ें धीरे-धीरे पोर्टल में ऐड हो जाएँगी और इट विल टेक रफली अराउंड 2 मंथ्स। वो 2 सारी मंथ्स चीज़ें अच्छा। हाँ, विदिन 2 मंथ्स वो सारा का सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा। जैसे ही वो सारी चीज़ें होती हैं, फिर जिस हॉस्पिटल में आपने इंटरव्यू दिया है, वो हॉस्पिटल आपकी वीज़ा और आपका स्पॉन्सरशिप और आपकी फ्लाइट टिकट्स भेजेगा आपको वहाँ। वॉव! हुँ। माय गॉड! दिस इज़ जस्ट मुझे लगता है कि अब सारे लोग कनाडा से यूएसए यूपी से आने यूके वाले में हैं। चले जाएँगे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। दिस इज़ क्रेज़ी अच्छा, तो फिर वो सारा कुछ आपको देके भेजते हैं एंड देन फिर हुँ। क्या होता है? तो जैसे ही आपके पास वो टिकट्स वगैरह आती हैं, लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके पास आता है, वीज़ा आपका आता है, तो आप फ्लाइट पे चढ़ेंगे और यूके आ जाएँगे। यूके वॉव! आने के बाद आपको एयरपोर्ट पे हॉस्पिटल के लोग रिसीव करने के लिए आएँगे
और आपके पास जो उन लोगों ने अकोमोडेशन दिया है रहने के लिए, काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन वो लोग देते हैं। उस अकोमोडेशन पे आपको लेके जाएँगे और आपको पूरा ओरिएंटेशन देंगे कि आपके पास ये चीज़ें हैं यहाँ पे और ये हमारे नंबर हैं, आप लोग कभी भी हमें कॉल कर सकते हो अगर कुछ भी इश्यूज़ आपके पास वहाँ पे आते हैं और नेक्स्ट डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है। तो जिस दिन आप लैंड करते हैं, आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं हैं उस वक़्त तक, क्योंकि अच्छा, अभी आपने ओस की एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है। बट ओके, जिस दिन ओके। आप लैंड करते हैं, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती वाओ! है। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस, सुन रहे हो? मतलब अभी आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं भी बने हो पर आपकी सैलरी की जो टिक 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 क्लॉक है वो शुरू हो चुकी है। ओके, हाँ। फिर? अगर आप 15th को आते हो मतलब मिड मंथ में आ रहे हो आप, अगर आप 15 से आ रहे हो, तो यहाँ पे 26 को सैलरी आती है। तो आप उस 15 दिन की सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, जैसे ही आपने चाहे उसकी क्लियर किया है या नहीं किया है। ओके। तो वो आपकी सैलरी वहाँ पे आ जाएगी ताकि काफ़ी सारे बच्चे सवाल करते हैं कि हमें इंडिया से कितने रुपए लेके आने चाहिए? तो मैं ये कहूँगा हाँ, कि अगर बच्चा 50,000 रुपए भी लेके आता है, अपने सेफर साइड के लिए, तो चलेगा। वरना वो पैसा वहाँ पे क्योंकि जो मैं लेके आया तो मेरा खर्च नहीं हुआ, वो आज तक मेरे पास पड़ा है। क्या बात है! क्योंकि मेरी सैलरी आ गई थी उसके बाद, है ना? तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, आपकी ओस्की की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है और आपकी सैलरी आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हो ओस्की का, जैसे ही आपके पास नर्स का पिन आ जाता है, आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो, उसी दिन आपके पास एक ईमेल आता है कि आपने इंडिया में क्या-क्या खर्चा किया। जैसे कि मैंने मेरे ओईटी की फीस भरी थी, मैंने एनएमसी स्टेज 1 की फीस भरी थी जो कि 15,000 है। हुँ, एनएमसी स्टेज 2 की फीस भरी थी जो कि 15,000 है। मेरे ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट लगभग ₹2,500 का होता है इंडिया के अंदर और जो भी एक्सपेंस मेरी साइड से लगा है, वो मुझे हुँ, उनको बताना है। ओके, जब मैं उनको वो सारी चीज़ें बताता हूँ, इवन मेरी कोचिंग की फीस भी, अगर मैं अच्छा, कोचिंग ले रहा हूँ कहीं से, तो वो भी फीस मुझे उनको बतानी है। जैसे ही मैं रजिस्टर्ड नर्स बनता हूँ, तो वो मेरे इंडियन अकाउंट में जितना भी मेरा पैसा लगा है, वो सारा ट्रांसफर कर देते हैं। वॉव! दिस इज़ ब्रिलियंट। तो वापस मैं आपको एक थोड़ा-सा एक स्टेप वापस लेके जाना चाहूँगी। आपने कहा कि जैसे स्टूडेंट आया, लैंड हुआ, उसकी क्लासेस शुरू हुई, तो ये हर हॉस्पिटल डिसाइड करता है कि उनको उन्होंने कितनी देर की क्लास देनी है। तो ये जो हाँ, हम क्लासेस की बात कर रहे हैं, दे आर पार्टिकुलरली फॉर ऑस्की, मतलब आपको ऑस्की के हाँ। लिए ट्रेन करते हैं, राइट? और फिर वो टेस्ट भी आपका उसी हॉस्पिटल में होता है या कहीं और जाके होता है? अलग-अलग सेंटर्स हैं और अगर जैसे कि मेरे को अभी मेरा ओस्की देना है ओके, और मैं आई एम फुली ट्रेन्ड नाउ और मेरे को मैं प्रिपेयर्ड हूँ एकदम मेरा ओस्की देने के लिए, तो मेरे हॉस्पिटल्स मेरे लिए ओस्की बुक करेंगे। अच्छा, और हॉस्पिटल उसके ही बुक एग्ज़ाम करेगा। वो ही लोग बुक करेंगे, तो वो फ़ीस आपको नहीं देनी है, वो ही लोग बुक करेंगे। और अगर मेरा एग्ज़ाम जैसे कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ और मेरा एग्ज़ाम नॉर्दर्न आयरलैंड में आया है, क्योंकि ऐसा होता है कि क्या पता आस-पास के सेंटर में जितनी भी ऑक्यूपेंसी है सारी फुल हो, डेट्स ना मिले या डेज़ ना मिले, क्योंकि उनको भी नर्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहिए। ओके, और जो मेरी जो उसकी की डेट मिल रही है, मुझे नॉर्दर्न आयरलैंड में मिल रही है। तो जब अगर मैं आज यहाँ से नॉर्दर्न आयरलैंड अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँगा, तो मैं जैसे घर से निकलूँगा, जहाँ पे मेरा अकोमोडेशन है, वहाँ से लेके एयरपोर्ट तक टैक्सी मेरा हॉस्पिटल बुक करेगा। उसके बाद वहाँ से मेरी फ्लाइट भी मेरा हॉस्पिटल बुक करेगा और उसके बाद मैं हॉलिडे इन में रहा था। तो वाओ! जितने दिन मैं वहाँ पे रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम जब तक है, तो वो लोग ही पूरा अकोमोडेशन आपका बुक करके देते हैं, जो कोई भी होटल हो वहाँ पे आस-पास में ना। वॉव! फिर वापिस आने की भी फ्लाइट्स, टैक्सीज़ वगैरह सारी चीज़ें बुक होती हैं और अगर आपकी तरफ से टैक्सी आप बुक करते हो, तो जो आपकी रसीद है, आप लोग दे सकते हो रेसिप्ट उन लोगों को, वो आपको रिफंड कर देंगे। परफेक्ट। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल आता है, ये तो सब हो गया, कि हुँ। आपने ऑस्की जाके दिया। अब अगर किसी का ऑस्की फेल हो गया, फिर क्या होगा? क्या ये पैसे हमें फिर भी मिलेंगे? और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, तो मैं बच्चों को यही कहूँगा, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे इसी टेंशन में रहते हैं कि अगर हमारा ओस्की फेल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? बट या जैसे मैंने आपको बताया कि आप लगभग ओस्की देने से पहले यूके के अंदर अपने 1 महीना या फिर 2 महीना बिता चुके होंगे, ओके, है ना? और आपके पास 2 महीने की सैलरी होगी, राइट। क्योंकि जिस दिन से आप आए हो, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट है। तो ओस्की की जो फीस है लगभग 70,000 एप्रॉक्स हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं इंडियन करेंसी के अंदर। इंडियन करेंसी के जो हिसाब से। हाँ, जो हमारा सेकंड एग्ज़ाम होगा ओस्की का, तो उस एग्ज़ाम के अंदर जब हम लोग बैठेंगे, तो उसमें हम लोगों को फीस पे करनी पड़ेगी, बट हाफ फीस पे करनी पड़ेगी। अगर राइट, 70,000 है, देन वी हैव टू पे अराउंड 35,000। राइट, 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 राइट। और जब आप सेकंड एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, तो जिस चीज़ में फेल हुए हो आपको, खाली वो ही जाके वहाँ पे देना है। राइट, राइट, राइट। बहुत रेयर होता है कि कोई बच्चा सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। अगर आप फिर भी फेल हो जाते हो कि पता नहीं क्या ही आपने ऐसा किया है कि हाँ, आप सेकंड टाइम भी फेल हो गए, तो आपको थर्ड टाइम आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप थर्ड टाइम भी फेल हो जाते हो, ऐसा मैंने आज तक कोई कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं नहीं देखा हाँ, देखा कि जो इतना या थर्ड टाइम पे, हाँ, यस। जो थर्ड टाइम फेल हो जाए, अगर आप थर्ड टाइम भी फेल हो जाते हो, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो जाती है। आपको एप्लीकेशन फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब फिर क्वेश्चन है कि आता है तो वो उस बच्चे को वापस इंडिया आना पड़ेगा? देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, बट
मैक्सिमम हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि अगर ओस्की फेल करता हूँ 3 टाइम, तो राइट, आपको जैसे मैंने बताया कि इन लोगों ने मुझे सारी फीस रिफंड करी है, इन लोगों ने मुझे स्पॉन्सरशिप दिया है, वीज़ा राइट, दिया है और मेरी टिकट्स बुक करी हैं, तो लगभग-लगभग इन लोगों ने मेरे ऊपर 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। अच्छा। तो अगर मैं वापस जाता हूँ, मेरा तो घाटा है ही, बट साथ में हुँ, हॉस्पिटल का भी घाटा है क्योंकि वो मेरे ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें खर्च कर चुके हैं, इतना पैसा खर्च कर चुके हैं। कर चुके हैं, यस। क्योंकि अकोमोडेशन दिया है, ओस्की की ट्रेनिंग सस्ती नहीं है, अराउंड 1000 पाउंड्स की ओस्की की ट्रेनिंग मतलब 1 लाख रुपए की, ओस्की की फीस इतनी सस्ती नहीं है। तो वो लोग मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च कर चुके हैं। तो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, जब वो किसी बच्चे का एप्लीकेशन क्लोज़ करते हैं, तो उस बच्चे को बोलते हैं कि आप बैंड 4 की तरह काम करो, मतलब जो बैंड 5 होता है वो रजिस्टर्ड नर्स होता है। तो अच्छा, उसके पहले का जो एक स्टेप होता है, बच्चे को बोलते हैं कि आप यहीं पे रहो, अपने हॉस्पिटल में बिल्कुल, रहो और हम आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप देते हैं बैंड 4 की और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते 0 से स्टार्ट कर सकते हो। तो बैंड 4 का मतलब नर्सिंग असिस्टेंट हुआ? हो। हाँ, यहाँ पे बैंड्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, मतलब यहाँ पे जैसे अब हमारे कनाडा में आरपीएन होता है, पहले नर्सिंग असिस्टेंट है, फिर आरपीएन है, फिर आरएन है। तो आपके वहाँ पे क्या लेवल्स हैं? बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5 से लेके बैंड 9 तक होता है। बैंड 9 तक होता है, तो जो रजिस्टर्ड नर्सेज़ हैं, वो बैंड 5 पे आती हैं। बैंड 5 पे हैं। टीम लीडर्स बैंड 6 के ऊपर हैं और जो मैनेजर्स हैं बैंड 7 के ऊपर हैं। जो मेट्रन्स हैं वो बैंड 8 के ऊपर हैं और जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं वो बैंड 9 के ऊपर होते हैं। तो आप लोगों के पास प्रैक्टिकल नर्सेज़ नहीं होते वहाँ पे, सीधा असिस्टेंट है, उसके बाद आरएन है। हाँ, ओके, बाकी परफेक्ट। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको जैसे कैनुला नहीं लगाना आता है, तो उसके लिए अलग नर्सेज़ होती हैं जो कि रजिस्टर्ड न नहीं होती हैं वो। तो ओके, वो आपके लिए आके करके देती मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं वैसे काफ़ी है ना? डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट काफ़ी लंबी बातें हो जाएँगी, फिर हम लोग करते हाँ, रहेंगे। अगर ऑडियंस को ये पसंद आए, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। बस मुझे एक और इसमें आपको बात पूछनी है कि ऑस्की के बारे में आप थोड़ा-सा बता सकते हो कि या क्या ये सिर्फ वन डे एग्ज़ाम होता है? और क्या उसमें लाइक ऐसे उन्होंने स्टेशन सेटअप किए होते हैं? अगर थोड़ा-सा आप कुछ आइडिया दे सकें तो। देखिए यहाँ पे जो ओस्की है वो वन डे एग्ज़ाम ही होता है और जो जहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो वहाँ पे एग्ज़ामिनर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। ओके, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ओस्की को। एक होता है आपका एपाई जिसके अंदर असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन जो हम लोग नर्सिंग केयर प्लान्स बनाते हैं, बिल्कुल, है ना? वो ही वहाँ पे होता है। बट इसके अंदर क्या है कि जो भी चीज़ें आप लोग वहाँ पे कर रहे हो, वो आपको वर्बलाइज़ करके बताना है। वर्बलाइज़ कैमराज़ वहाँ करके पे लगे होते हैं। आपके पास एक शीट होती है और आपको असेसमेंट तो नॉर्मल करना है आपका, यू हैव टू राइट इट डाउन। आपकी प्लानिंग भी यू हैव टू राइट इट डाउन बट इन इम्प्लीमेंटेशन या फिर इसको हम लोग बोलें कि आपको यहाँ पे मेडिसिन डिस्पेंड करनी है। अगर कोई पेशेंट है तो उसको मेडिसिन डिस्पेंड आपको एक्ट करके दिखाना है कि आप ये वाली मेडिसिन इस पेशेंट को दे रहे हो। बट बिफोर बिल्कुल, गिविंग दोज़ मेडिकेशंस यू हैव टू रीड आउट द मेडिसिन्स नेम, एक्सपायरी डेट और कितना डोज़ आप लोग दे रहे हो। अगर बच्चा समझ कन्फ्यूज़ है इस चीज़ के बारे में कि जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ उसके बारे में मुझे नहीं पता है तो दे विल प्रोवाइड यू अ बुक। अगर वो बुक प्रोवाइड नहीं करते हैं तो दे विल गिव यू अ फ़ोन ताकि आप उसके ऊपर सर्च करके आप उस मेडिसिन के बारे में एग्ज़ाम में बता सको। बता सको। एग्ज़ाम में वाओ! ही देते हैं वो। उसके बाद आपके स्टेशंस होते हैं, स्टेशंस के अंदर जैसे कि आपका मिड स्ट्रीम यूरिन वगैरह कैसे कलेक्ट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज़ कैसे करते हैं, आईएम मेडिकेशंस कैसे देते हैं, इंट्रामस्कुलर मेडिकेशंस कैसे देते हैं, हुँ। इन्हेलर्स कैसे यूज़ करते हैं, वो स्टेशंस होते हैं दैट यू हैव टू डेमोंस्ट्रेट। उसमें से आपको 2-2 के पेयर में 2 स्टेशंस मिलते हैं आप लोगों को। दैट इज़ अमेजिंग। संदीप, मुझे लगता है कि हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं और एंड और एंड और चैनल के बारे में, बट आई एम जस्ट गोना कीप इट शॉर्ट हियर। सैलरी पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं, तो आप लोग यूके में आरएन की क्या सैलरी है? देखो, कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। हुँ, अगर आपको स्मार्ट वर्क नहीं करना आता है, तो आप सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। आप चाहे मैं कनाडा की बात करूँ, मैं यूके की बात करूँ, यूएसए की बात करूँ, जो मेन हमारी सैलरी आती है, वो हमारा खाली खर्चा चलाती है, बट यू हैव टू डू सेविंग्स, तो आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करनी पड़ेंगी और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे। बट अगर कोई फ्रेशर आता है और उनको इन चीज़ों के बारे में किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है कि हाउ यू हैव टू वर्क स्मार्टली, तो आपकी जो नॉर्मल सैलरी है, वो महीने की 2 लाख रुपए है। महीने की 2 लाख है इंडिया के हिसाब 2 से, हाँ, 2 राइट? लाख या रुपए है। बिल्कुल। और टैक्सेस वो काट के देते हैं या आपको कैसे वहाँ आफ्टर पे सैलरी? डिडक्शंस आफ्टर डिडक्शंस अच्छा, आफ्टर डिडक्शंस 2 लाख है ना? सो हाँ, दैट 2 लाख। दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ ब्रिलियंट। तो यूके में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बवाल चल रहा है, राइट? वहाँ पे कुछ रायट्स वगैरह पीछे से हुए थे। तो हाउ सेफ इज़ यूके एंड देन कितनी जॉब ओपनिंग्स हैं यूके में? फिलहाल के लिए काफ़ी सेफ है और जो राइट्स थे वो कुछ प्लेसेस के अंदर थे और वो काफ़ी खराब चीज़ भी थी जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं और सेम इंडिया के राइट, अंदर भी हुआ है आपको पता है। बिल्कुल, फीमेल डॉक्टर के साथ रेप हुआ है। यहाँ पे भी छोटे बच्चों को किसी ने चाकू मार दिया था। तो उसके वजह से सारी चीज़ें हुई बट एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ और रही वैकेंसीज़ की बात,
तो वैकेंसीज एजेंसीज के पास नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, एजेंसीज के पास नहीं है। ओके, हाँ, आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेंगी आपकी वैकेंसीज। ओके, और ओके। सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। अगर आप किसी ऑनलाइन पे जाके आप ये चीज़ें करते हैं, तो सेम प्रोसेस ही होगा आपको। आप यहाँ पे आएँगे, जितना आपका पैसा लगा है, सारा का सारा आपको रिफंड होगा। अच्छा, मुझे आपके साथ आज बात करके इतना अच्छा लगा कि मुझे पता चला, मुझे लगता है इसीलिए लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट आजकल यूके की तरफ हो गया है, हाँ, राइट? और देन दे वांट टू गो टू इंग्लैंड, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं लग रहा। एज़ कंपेयर टू एग्ज़ैक्टली। जब आप कनाडा, यूएसए में आते हैं, पैसा तो आपका लगना ही लगना है, पर हमें एक बड़ा भारी एग्ज़ाम है एनक्लेक्स आरएन, वो भी जो है वो क्लियर जो है स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है यूके में, राइट? सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे एनक्लेक्स नहीं देना है आपको। सो सुन लो जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, राइट? सो खुश हो जाओ। एंड सो संदीप, आप गाइड कर पाओगे हमारे स्टूडेंट्स को, कि अगर इफ दे वांट टू कांटेक्ट डेफिनिटली। यू। चलिए पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपकी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाती है, तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि क्या हमें दोबारा ओईटी देना पड़ेगा? नहीं, आपको दोबारा ओईटी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा, ओईटी एग्ज़ाम देने के बाद ओईटी एग्ज़ाम, आईएलटीएस एग्ज़ाम 2 साल तक वैलिड होते हैं। ओके। हाँ, और जैसे कि आप वहाँ से ओईटी देने के बाद यहाँ पे विदिन 1 ईयर आ जाओगे, तो अभी भी आपका जो ओईटी है वो वैलिड है, तो आपकी जो न्यू एप्लीकेशन बनेगी उसके अंदर आप उस ओईटी को शो कर सकते हो। राइट, राइट, आपका राइट, जो राइट। सीबीटी एग्ज़ाम है वो भी 2 साल के लिए वैलिड है, तो आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो उस नई एप्लीकेशन के अंदर शो कर सकते हो आप लोग। आपको वाओ! दोबारा से ओस्की ही देना पड़ेगा। बस बस वो और 3 एप्लीकेशन देना पड़ेगा। हाँ, कहने के लिए नई एप्लीकेशन है, बट इट वोंट टेक टाइम। 1 से 2 दिन के अंदर वो नई एप्लीकेशन दोबारा रेडी हो जाती है और आपको ओस्की देना है। और एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आया, लोग फिर कनाडा और यूएसए को क्यों चुनते हैं? इज़ इट जस्ट बिकॉज़ ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी? मतलब ये मेरा सवाल है कि यूके में क्या आप लोग परमानेंट हो सकते हो? मतलब वहाँ पे भी परमानेंट रेजिडेंसी, सिटीज़नशिप मिल जाती है? क्योंकि मैं कई बारी देखती हूँ कि कई नर्सेज़ हमें भी कॉन्टैक्ट करती हैं, जो यूके से कनाडा आना चाहती हैं। तो ये मुझे बताओ कि क्यों वो लोग छोड़ के आते हैं? देखिए, अब यूके के बारे में एक अफ़वाह है कि सैलरी कम है, ओके। और यही रीज़न है कि जो बच्चे यूके से जाना चाहते हैं, अगर यूके जैसी फैसिलिटीज़ हो और कनाडा जैसी सैलरी हो, तो यूके छोड़ के कोई नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल, है बिल्कुल ना? सही कह रहे हो। रही हुँ, पीआर की बात, आप जब यहाँ पे आते हो तो आपका जो सबसे फर्स्ट वीज़ा बनता है, वो बनता है 3 साल का। अच्छा, टियर 2 वीज़ा बनता है। ओके, जब आप यहाँ पे आते हो, आपके 3 साल ओवर होने वाले होते हैं, तो आपकी जो कंपनी है, मतलब जिस हॉस्पिटल में आप आते हो, तो वो ही आपको दोबारा से रिन्यू करके देती है। इवन वीज़ा की फीस भी वो ही पे करते हैं। वॉव! हाँ, तो सारी चीज़ें वो ही करते हैं। वो आपका वीज़ा रिन्यू होता है 2 साल के लिए। ओके, तो टोटल मिला के आपने यहाँ पे 5 साल स्पेंड कर 5 लिया साल हो यूके गए। के अंदर। हुँ, हुँ। तो जैसे ही आप 5 साल करते हैं, उसके बाद आपकी पीआर आ जाती है। अच्छा, 5 साल के बाद आप लोग परमानेंट रेज़िडेंट बन सकते हैं। हाँ, तो आपकी पीआर वहाँ पे आ जाती है और 6 साल के बाद आपकी सिटीज़नशिप आ जाती है। अच्छा, 5 साल और फिर 6 साल के बाद आपकी सिटीज़नशिप आ जाती है। आपका ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा 6 साल में। वॉव! मतलब विदिन 6 इयर्स, है ना? मतलब विदिन 5वें 6 साल ईयर। में आप पीआर हुए और छठे साल के बाद आप लोग सिटीज़न बन जाओगे। वेल दैट इज़ अमेजिंग संदीप, नो वंडर पीपल वांट टू गो टू यूके नाउअडेज़। अब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे तो लगता है मैं खुद आ जाऊँ वहाँ पे। चलिए, दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताना था, मैं भूल जाऊँगा इसको, कि या जो बच्चा चाहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ और मुझे एनक्लेक्स भी देना है, ये सारी चीज़ें देनी है, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ईज़ी पाथवे, आप यूके आके काम करो। एटलीस्ट आप एक नई कंट्री का यहाँ पे आके एक्सपीरियंस लोगे, और एक्सपीरियंस काफ़ी लो। काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। आपको पता है हुँ, लंदन है, मैनचेस्टर है, तो काफ़ी येस। सुंदर है ना? और अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानियाँ होगी कि मैं इंग्लैंड में रहा करता था। हाँ, बिल्कुल तो सही कह रहे हो। यहाँ हाँ, तो यहाँ आने के बाद आप न्यूज़ीलैंड का अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा सकते हो। अच्छा, यहीं पे रह के, तो उसके अंदर काफ़ी आपको ईज़ी पड़ जाएगा वो। अगर आप इंडिया से ओके, डायरेक्ट न्यूज़ीलैंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो इट्स एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट, बट यूके आके अगर आप न्यूज़ीलैंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो इट्स ईज़ी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। और वॉव! आप आपके पास थोड़ा पैसा भी हो गया कि आप यूके में काम कर रहे हैं ना। और अगर आप न्यूज़ीलैंड के अंदर एक रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी एक रजिस्टर्ड नर्स हैं। ओह! अच्छा, ऐसा होता है कि मतलब अगर आपके पास एक न्यूज़ीलैंड में आप नर्स हो, तो देन यू आर ऑटोमैटिकली अ नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपको वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, बट कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आपको एनक्लेक्स की सरदर्दी हट जाएगी। ओके, वेल एंड क्योंकि मैं ये प्रोसेस करवा रहा हूँ बच्चों का, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, बच्चे स्ट्रगल Yes, करते हैं इस चीज़ को लेके। yes, yes, yes. Oh, that is amazing. So you got a skip route, है ना? कि वो skip हाँ। करके तो हम लोगों ने कैसे ऑस्ट्रेलिया में नर्स बनना है ना? पर वो उनको जाना यूके के थ्रू पड़ेगा पहले। आप यूके। यूके आएँगे और यूके आके आपको न्यूज़ीलैंड नहीं जाना है, यहीं से आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, यूके से आप यहीं मतलब आपको न्यूज़ीलैंड नहीं जाना, आप न्यूज़ीलैंड का प्रोसेस घर बैठे ही मतलब यूके में बैठ के ही करोगे हाँ, और फिर वहाँ से हमने अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करानी है ऑस्ट्रेलिया। फिर अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप यूके से फ्लाइट लोगे ऑस्ट्रेलिया की। हाँ, Wow. Sandeep, thank you so much for this incredible podcast. थैंक कोई यू सो मच। last minute tip or anything you want to share with our audience?
देखो, मैं सभी बच्चों को ये कहूँगा कि अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोगों का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोगों ने नर्सिंग करी है, मेरा ये मानना है कि आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए आपने नर्सिंग करी है, वरना हम लोगों ने भी एमबीबीएस कर ली होती, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। है ना? अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको लगता है कि थोड़ी पैसों की कमी है, तो आप लोग यूके आ सकते हो और यहाँ पे हम्म। एक्सपीरियंस लेने के बाद, अच्छा पैसा कमाने के बाद, आपकी जो भी ड्रीम कंट्री है, चाहे वो कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, आप लोग जा सकते हो। Yeah, perfect. Thank you so much, Sandeep. I really, थैंक यू really सो मच appreciate सर, this थैंक यू सो valuable मच। time. आपने इतना सारा टाइम हमारे साथ स्पेंड किया और हमें अच्छे से पूरा डिटेल में ये प्रोसेस समझाया। तो हमें भी जितने लोग कांटेक्ट करेंगे, विल पास ऑन योर इन्फॉर्मेशन टू देम सो दैट दे कैन कांटेक्ट एंड वी नो दैट दे आर इन द सेफ हैंड्स। सो थैंक यू थैंक सो यू मच, सो मच। संदीप। थैंक यू सो Yeah. मच, थैंक यू सो मच तरन।